Well, scientist, this scientist Lalit Mohan Kala is again before you. In my last lecture, I stated something about the energy in the universe. To recapitulate the points here again, it is only the energy which exists in the universe and nothing else. The energy in the universe exists only in two forms, in matter's form and in photon's form. Matter forms is from atom to heavenly bodies. It is the visible form of energy. And when atom breaks, its matter's energy converts or transforms into photon energy, which is invisible form of energy. The energy in the entire universe is constant only in these two forms. Both the forms are convertible to each other. Matter's energy can be converted into photon energy, and the photon energy can be converted into matter's energy. And the energy is the family, a self-made family or self-organized group of different energy particles. These particles are nucleus particles, electron and gas particles. If we break the earth into smaller parts, the earth has a nucleus part on which we live on, and around the nucleus of the earth there are free electrons and gas particles, जिसको हम एयर स्काई पार्ट भी कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं. वायुमंडल बनता ही इलेक्ट्रॉन नेटवर्क के साथ है. यदि इलेक्ट्रॉन नेटवर्क नहीं होगा तो वायुमंडल नहीं बन सकता. यानी इलेक्ट्रॉन और गैस पार्टिकल्स दोनों इकट्ठा ही रहते हैं. इलेक्ट्रॉन विदाउट गैस पार्टिकल्स नॉट पॉसिबल, गैस पार्टिकल्स विदाउट इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल. दोनों होंगे तो वायुमंडल बनेगा, दोनों नहीं होंगे तो वायुमंडल नहीं बनेगा. दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रॉन और गैस पार्टिकल्स के बीच, दैट इज द अनब्रेकेबल रिलेशनशिप. इसको तोड़ा नहीं जा सकता. और दोनों इलेक्ट्रॉन और गैस पार्टिकल लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के लिए. अर्थ का जो न्यूक्लियस है वो इन्हीं दोनों को ब्रीथ करता है. यदि हम हेवनली बॉडी को तोड़ते चल जाए, तोड़ते 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 एटम तक पहुंच जाए, तो ये उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता जाएगा. उसका जो आउटर एनर्जी पार्ट है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, वो भी डिवाइड होते चल जाएंगे. एटम के चारों ओर भी उसी प्रकार का वायुमंडल होगा, उसी प्रकार का गैस पार्टिकल जैसे हेवनली बॉडी के या पृथ्वी के चारों ओर. अब यदि हम एटम को तोड़ते हैं, एटम के अंदर क्या वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस पार्टिकल्स हैं. इनकी संख्या इन्यूमरेबल, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती. यह 10, 20, 30, 50 नहीं, गिनती. और ये जब ये टूटते हैं तो ये न्यूक्लियस पार्टिकल बिखर जाते हैं. हर पार्टिकल के साथ में जैसे मान लिया जितनी उनकी संख्या होगी उतनी ही संख्या में उसका एटम का जो आउटर एनर्जी पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और गैस पार्टिकल्स भी, वो भी डिवाइड हो जाएंगे. सपोज मान लिया किसी एटम के अंदर 1000 न्यूक्लियस पार्टिकल्स है तो उसका आउटर एनर्जी पार्ट भी 1000 भागों में डिवाइड हो जाएगा और हर न्यूक्लियस पार्टिकल के साथ में वो जुड़ जाएगा. तो फोटोन जो बनेगा उसमें सिंगल न्यूक्लियस पार्टिकल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद गैस पार्टिकल. यानी फोटोन के अंदर भी तीनों पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और साथ में उसके गैस पार्टिकल भी है. इलेक्ट्रॉन वैक्यूम स्पेस में ना एग्जिस्ट कर सकता, नहीं वैक्यूम स्पेस में मूव कर सकता. इट ऑलवेज रिक्वायर सम एनर्जी. ये एनर्जी ये सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो. मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड,
इलेक्ट्रॉन इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, सॉलिड स्टेट के साथ भी, लिक्विड स्टेट के साथ भी और गैसियस स्टेट के साथ भी। तो जितने प्रकार के न्यूक्लियस पार्टिकल फोटोन में है, उतनी प्रकार के एटम में है, उतनी प्रकार के मैटर्स में है, उतनी प्रकार के एटम। फोटोन ही एटम को बनाता, एटम से मिलकर के फोटोन मैटर्स बनते हैं और मैटर से बन करके फिर हेवनली बॉडी बनती है। तो वही एनर्जी जो फोटोन में थी एटम में आई, एटम्स के बाद में फिर मैटर्स में आई, मैटर्स के बाद में हेवनली बॉडी में आई। और इनकी संख्या ब्रह्मांड में हमेशा कांस्टेंट है। यदि मैटर्स फॉर्म और फोटोन फॉर्म में दोनों को हम टोटल करें तो उनकी संख्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी, केवल इधर से उधर या उधर से इधर पार्टिकल्स आते हैं। अब आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि न्यूक्लियस पार्टिकल, आउटर एनर्जी पार्ट जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और गैस पार्टिकल्स हैं, उसको ये लाइफ एनर्जी पार्ट है, इसको ब्रीथ कैसे करता है न्यूक्लियस पार्ट। तो जैसे फोटोन है उसके सिंगल न्यूक्लियस पार्टिकल, उसमें एनर्जी ब्रीथिंग होल्स होती है। एटम में ढेर सारे न्यूक्लियस पार्टिकल्स होते हैं, एटम में भी, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं जिनकी संख्या बहुत होती है, वो अपने इन्हीं एनर्जी ब्रीथिंग होल्स के कारण जुड़ते हैं। ये एनर्जी ब्रीथिंग होल्स जो हैं इनको हम नॉर्थ एंड साउथ पोलरिटी भी कह सकते हैं, एनर्जी एंट्रेंस एनर्जी एग्जिट होल भी कह सकते हैं, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी पॉइंट्स भी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए कि ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एनर्जी एंट्रेंस, एनर्जी एग्जिट, पॉजिटिव, इसको समझने के लिए मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। मैग्नेट, दो मैग्नेट आपस में कैसे जुड़ते हैं, अपोजिट पोलरिटी, एक का नॉर्थ पोल दूसरा का साउथ पोल। साउथ पोल से एनर्जी बाहर फेंकता और दूसरा मैग्नेट उसी एनर्जी को ब्रीथ करता, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाते हैं सारे। तो एटम के अंदर जितने भी न्यूक्लियस पार्टिकल्स हैं सब अपने एनर्जी ब्रीथिंग होल्स के ही जुड़े हुए हैं और डिफरेंट और वेरियस एटम्स मिल करके एक मैटर्स बनाते हैं। मैटर में भी एटम्स इन्हीं एनर्जी ब्रीथिंग होल के कारण आपस में जुड़ते हैं। एक हेवनली बॉडी के अंदर, एक अर्थ के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे मैटर्स आपस में जुड़े हुए, वो मैटर्स भी आपस में एनर्जी ब्रीथिंग होल्स के कारण ही जुड़ते हैं। अब एनर्जी ब्रीथिंग होल्स कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इन्हीं होल के कारण एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचते हैं। फोटोन भी, जो फोटोन के कंडक्टर्स हैं उनमें इन्हीं एनर्जी ब्रीथिंग होल्स के कारण एक एंड से दूसरे एनर्जी पे फोटोन पहुंचते, गर्मी पहुंचती है। तो ये जितना मेक एंड ब्रेक है, जितना एसोसिएशन और डिसोसिएशन है, जितना इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन है, ये सभी फिनोमिना जो है केवल एनर्जी ब्रीथिंग फिनोमिना के कारण ही जुड़ते हैं। तो ब्रह्मांड में कुछ भी न्यूट्रल नहीं है, कोई भी न्यूट्रल पदार्थ का ब्रह्मांड में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। सभी पार्टिकल जो है, सभी एग्जिस्टेंट जो है एनर्जी ब्रीथ करते हैं और वो इसी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। एनर्जी ब्रीथिंग इज द वेरी फर्स्ट, द foremost and the essential requirement of energy particles, photons, atoms, matters, heavenly bodies to keep and continue their physical existence in the universe. None of the energy constituent can exist independent and isolated in the nature and in the universe. जैसे इलेक्ट्रॉन की अपनी आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस संभव नहीं है, ओनली गैस पार्टिकल्स की ब्रह्मांड में आइसोलेटेड रिप्रेजेंट संभव नहीं है। इसी तरह न्यूक्लियस पार्टिकल्स की आइसोलेटेड है। जैसे मैंने बताया था कि सन एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्टों ने कहा कि उन्होंने प्रोटॉन्स की बीम को नहीं फेंक सकते, जो बीम उन्होंने फेंकी थी वो फोटोन की बीम थी। इस तरह से दो साइंटिस्टों को, तकाकी काजुची ऑफ जापान एंड आर्थर मैकडोनाल्ड ऑफ कनाडा, उन्होंने कहा कि न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है सूर्य से आता नहीं आ सकता,
न्यूट्रॉन जैसे ही बाहर निकलता फोटोन बन जाता, और प्रोटॉन की बीम जैसे फेंकी, जैसे निकला वो फोटोन बन गया। तो प्रोटॉन को आइसोलेट नहीं कर सकते, उसकी एग्जिस्टेंस संभव नहीं है किसी भी न्यूक्लियस पार्टिकल की। ऐसे ही साइंटिस्टों ने कहा कि न्यूट्रॉन एटम के अंदर एनर्जी ब्लास्ट करता, नो, न्यूट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर हुआ वो अल्ट्रा वायलेट फोटोन बन गया। वो अल्ट्रा वायलेट फोटोन इंडिपेंडेंटली और आइसोलेट भी हो सकता और वो चेन रिएक्शन बना सकता। तो साइंटिस्टों को एक न्यूक्लियस पार्टिकल और फोटोन के बीच का डिफरेंस ही मालूम नहीं है। उन्हें यह मालूम नहीं है कि कोई पार्टिकल आइसोलेट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। खैर आगे चलते हैं। नन ऑफ द एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड इन द नेचर in the universe. None of the energy constant can exist independent either in the nature. None of the energy constant can exist independent either in the nature. They can only exist in group forms, either to form photon or atom, non-energy breathing particle of or neutral particle is of no utility. ब्रह्मांड में कोई भी पार्टिकल न्यूट्रल नहीं है, वो एनर्जी लेता भी है और दूसरों का एनर्जी छोड़ता भी है। कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो आइसोलेटेड हो, सॉरी न्यूट्रल हो। इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस एंड नो प्लेस इन द यूनिवर्स, एंड टू ब्रीथ एनर्जी इन एंड आउट दे ऑल हैव एनर्जी ब्रीदिंग होल्स इन दियर न्यूक्लियस पार्ट। द होल्स फॉर ब्रीदिंग एनर्जी इन एंड आउट are respectively known as energy entrance and energy exit hole, also known as positive and negative polarity points or north and south pole. Furthermore, they all, ranging from electrons to heavenly bodies, have their own energy feeders, which move unidirectional in semicircular energy orbits formed around the respective nucleus. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेनबो शेप में सर्कुलेट करते हैं यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में घूमने के बाद में ये न्यूक्लियस पार्ट के नॉर्थ पोल से एंटर करते हैं, मूव थ्रू द न्यूक्लियस पार्ट, देन एग्जिट आउट फ्रॉम द साउथ पोलरिटी और द एनर्जी एग्जिट होल और द फ्रॉम द नेगेटिव पोलरिटी पॉइंट। फिर दोबारा अगेन उसी को सेम साइकिल को रिपीट करते हैं, मूविंग इन दी रेनबो शेप एनर्जी ऑर्बिट्स। द एंटायर एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमिना इन ऑल एनर्जी पार्टिकल्स, एटम्स, मैटर, heavenly bodies in photon also is exactly in the same fashion as it has been shown or to be shown, described and defined in the correct atomic model. फोटोन में, एटम में, मैटर्स में और हेवनली बॉडीज में जो आउटर एनर्जी पार्ट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, सब में एक ही है, एग्जैक्टली सिमिलर, अलग अलग नहीं है। जो एटम में है उसी प्रकार की फोटोन में है, उसी प्रकार की मैटर्स में है, उसी प्रकार की हेवनली बॉडीज के चारों ओर। If there had been no such provision in energy particles, atoms, matters, heavenly bodies, there had been no flow of energy. यदि न्यूक्लियस पार्टिकल्स में या एटम्स में या मैटर्स में हेवनली बॉडी एनर्जी ब्रीदिंग होल न होते और एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमिना न होती तो there had been no flow of energy, no circulation of energy in the same existence as well as amongst different existence. There had been no possibility of occurrence of the phenomena like union disunion. Union disunion मतलब ये जो फिनोमिना केवल इसी कारण से होती है कि उसमें एनर्जी ब्रीदिंग होल्स भी हैं और एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमिना भी होती है। इन्हीं के कारण यूनियन डिसयूनियन, इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन, एसोसिएशन डिसएसोसिएशन, मेक एंड ब्रेक,
growth and decay. No occurrence of energy blast had there been. यदि ये न होता, यदि एनर्जी ब्रीथिंग होल्स न होते और एनर्जी ब्रीथिंग फिनोमिना न होती, तो अकरेंस ऑफ एनर्जी ब्लास्ट न होता, न एटम में होता, न मैटर में होता, न हेवनली बॉडी में होता, न कोई मोशन होता. मोशन भी एनर्जी ब्रीथिंग फिनोमिना के साथ ही जुड़ा हुआ है. एनर्जी ब्रीथिंग फिनोमिना के कारण ही जितने भी हेवनली बॉडीज हैं वो अपने ऑर्बिट्स में मूव करते हैं. और एक फेरस मेटल जो है एक मैग्नेट की ओर क्राउड करके उसे जाके चिपक जाता है इफ़ इट इज़ केप्ट इन दी नेगेटिव फील्ड ऑफ दी मैग्नेट. यदि मैग्नेट की नेगेटिव फील्ड के अंदर कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो वो इन्हीं एनर्जी ब्रीथिंग होल्स के कारण उसको सेंस करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेट से आते हैं, और इसी एनर्जी ब्रीथिंग फिनोमिना के कारण वो क्राउड करके आगे मैग्नेट से जाके चिपकता है. अच्छा, तो मेक एंड ब्रेक नहीं होता, कोई ग्रोथ एंड डिके नहीं होती, अकरेंस ऑफ एनर्जी ब्लास्ट न होता, और नो मोशन, कोई मोशन न होता. न्यू थिंग्स had never come up. The things, if once made by nature, had remained so forever. जो चीज़ प्रकृति द्वारा बन जाती वो हमेशा वही रहती, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती. यदि एनर्जी ब्रीथिंग होश में होते, एनर्जी ब्रीथिंग फिनोमिना नहीं होती. बुढ़ापा कभी नहीं आता, जो एक बार बन गया सो बन गया, जो बन गई वो कभी टूटती नहीं, जो एक बार बर्थ ले लिया वो कभी डाई आउट नहीं होता. अच्छा, टाइम फैक्टर, देयर हैड बीन नो चेंजेस. टाइम फैक्टर का कोई वैल्यू नहीं होती. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक ही जैसा होता. प्रेजेंट से पास्ट में, फ्यूचर में टाइम, समय में बदलाव नहीं होता. दैट इज विद नो चेंज. इफ देयर हैड बीन एनी मैटर इट हैड नो यूटिलिटी. यदि ये प्रोविज़न न होता तो किसी पदार्थ की कोई यूटिलिटी नहीं होती, न वो एनर्जी लेता न दूसरों का एनर्जी देता, तो किस काम का था. If there had been any matter, it had no utility, and the utmost important, the formation and existence of atom, matters, heavenly bodies was not possible. यदि एनर्जी ब्रीथिंग होल्स न होते, एनर्जी ब्रीथिंग फिनोमिना नहीं होती, तो न एटम बनते, न एटम से मैटर बनते, न मैटर से हेवनली बॉडीज बनती, न एटम से फोटोन बनते, न फोटोन से एटम बनते. तो उस अवस्था में यदि एनर्जी ब्रीथिंग होल्स न होते और एनर्जी ब्रीथिंग फिनोमिना न होती, तो ब्रह्मांड की शेप क्या होती. व्हाट शेप दिस यूनिवर्स हैड टेकन देन. द एंटायर यूनिवर्स हैड बीन कंप्लीटली ए वैक्यूम स्पेस. तो इस ब्रह्मांड में हेवनली बॉडीज नहीं होती, ये केवल एक वैक्यूम स्पेस होता, रिक्त था, जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती. इज इट पॉसिबल टू हैपन. क्या ऐसा हो सकता था. नो, इट कांट हैपन. आई अगेन स्ट्रेस एंड रिपीट हियर दैट एग्जिस्टेंस एंड ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी पार्टिकल इन एटम्स, एटम्स इन मैटर्स, मैटर्स इन हेवनली बॉडीज, their destruction and creation, and happening of various events and phenomena amongst matters and in the universe are possible only due to provision of energy breathing holes and occurrence of energy breathing phenomena in energy particles, atoms, matters, heavenly body in the universe. Otherwise, their existence had no utility and no meaning. It is only due to provision of energy breathing holes and phenomena of energy breathing that different energy particles in atoms are united and integrated with each other to act and behave as one united unit. And similarly, the different atoms in matters and
different matters in heavenly bodies are united, integrated to act, behave as one united unit. There is only one, one action in the entire universe, that is energy breathing by each and every energy particle. Nothing is neutral in the universe. All breathe energy and all have both the polarities, that is positive and negative polarity. That is, the energy breathing holds, energy entrance hole, and energy exit. There is only one force, that is energy breathing force in the universe. Nothing is neutral in the universe. All breathe energy and all have both the polarity. Any neutral or non-energy breathing particle, atom, matter, heavenly body has no place in the universe. So, in all existence, three things are always common. Occurrence of energy breathing phenomena. All existence, all energy particles breathe energy. Having energy breathing holes, that is the energy entrance and energy exit hole, and breathing life energy particles through free electrons. और जितने भी एग्जिस्टेंस हैं, फोटोन, एटम, मैटर्स, हेवनली बॉडी, सभी अपनी लाइफ एनर्जी को ब्रीथ करते हैं थ्रू दीज एनर्जी ब्रीथिंग होल्स, which occur in all energy particles, atoms, matters, heavenly bodies, and in photon also. And all the three phenomena jointly together are responsible for causing interaction and interrelation amongst the various different energy particles within all energy units, all energy families, photons, atoms, matter are called complete energy units and energy families which can exist independently in the universe. Only due to presence and occurrence of these three phenomena, the different energy particles or the energy constituents in energy family are interrelated, united, and grouped together in an organized manner to form an independent energy family unit like photon, atom, matter. And it is due to these three phenomena, these three phenomena are occurrence of energy breathing phenomena, having energy breathing holes, and breathing life energy particles through electrodes. Yeah, these are the three phenomena. And it is due to these three phenomena that energy constituents like electrons, nucleus particles, life energy particles of energy family cannot be and can never be isolated from their organized grouping. इन्हीं तीन फिनोमिना के कारण जो तीन एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने बताए हैं किसी भी एनर्जी फैमिली के, ये अलग नहीं हो सकते, आइसोलेट नहीं हो सकते. इसी एनर्जी ब्रीथिंग फिनोमिना के कारण और एनर्जी ब्रीथिंग फोर्स के कारण ये तीनों एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मिल करके एक फैमिली बनाते हैं जिसको हम एग्जिस्टेंट बोलते हैं. और ये एग्जिस्टेंट्स हैं फोटोन, एटम, मैटर्स, हेवनली बॉडीज. यदि हैड देयर बीन नो एनर्जी ब्रीथिंग फिनोमिना, नो एनर्जी ब्रीथिंग फोर्स, तो ये आपस में कभी जुड़ नहीं सकते. They all always form a family and only exist in a family. No any force can separate or isolate them from each other, and their independent and isolated lone existence is nothing. No super power, कोई भी सुप्रीम पावर जो है इन तीन को अलग अलग नहीं कर सकती. जो तीन एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसी भी एनर्जी फैमिली के, no superpower of the universe can isolate them. No any force can separate or isolate them from each other, and their independent and isolated lone existence is not possible at all in the universe. और ये जानकारी दुनिया के साइंटिस्टों को नहीं है.
यही तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि न्यूक्लियस पार्टिकल प्रोटॉन को बीम के रूप में नहीं फेंक सकते। न्यूक्लियस पार्टिकल न्यूट्रिनो सूर्य से नहीं आ सकता, उसकी आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। यही तो मैंने कहा था। दैट इज वाई their organized grouping in the form of atoms and photons is called an energy family or a complete energy unit. Further, it is these three factors or the phenomena which are jointly responsible for the cause of attraction force or the gravitational force acting amongst atom and matter. It is the presence of these three factors. Three factors mean occurrence of energy breathing phenomena, having energy breathing holes, and breathing life energy particles. These are the three phenomena. It is the presence of these three factors in all energy particles and atoms that all matters can sense the presence of their life energy. एक ये सबसे बड़ी बात, ये फिनोमिना एक मैग्नेट के अंदर, एक फेरस मेटल के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है कि एक फेरस मेटल यदि किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ तो इट कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, और उसका डायरेक्शन का पता चल जाता था। फेरस मेटल एक नॉन लिविंग मैटर्स है, या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की तरफ जो है उसके प्रेजेंस को कर जाता, और इसी कारण जो है क्राउड करके उससे जाके जुड़ जाता इफ़ इट इज़ कैप्ट विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये प्रोमिनेंट है फेरस मेटल में और मैग्नेट में, बट कम या ज़्यादा ये हर एग्जिस्टेंट जो है ब्रह्मांड का उसके अंदर ये सेंस है। कम ज़्यादा हो सकती है, उतनी नहीं, उतनी प्रोमिनेंट नहीं जितनी कि मैग्नेट या फेरस मेटल में होती है। हर समय सभी अपनी लाइफ एनर्जी को सेंस कर सकते हैं। लाइफ एनर्जी क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड। इलेक्ट्रॉन इज द यूनिवर्सल एनर्जी फॉर ऑल एग्जिस्टेंस। वो फोटोन की भी है, वो एटम की भी है, वो मैटर की भी है, वो हेवनली बॉडीज की भी है। एक कागज का टुकड़ा हो, कांच का टुकड़ा हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, घर हो, कोई भी एनी एग्जिस्टेंस, they all breathe energy through electrons. It is the presence of these three factors in all energy particles and atoms that all matters can sense the presence of their life energy. Hence, have the intense tendency to turn, to incline, to move, to accelerate their movement in the direction of their energy so as to breathe in, so as to breathe it in, because they all are the hungry of their life energy and are always tempted towards their life. कहते हैं सारे एग्जिस्टेंट जो हैं भूखे हैं, प्यासे हैं अपनी लाइफ एनर्जी के लिए, इसीलिए वो जो है उसके लिए लालायित हैं, टेम्पटेड हैं अपनी लाइफ एनर्जी। ए मैग्नेट कैन शो ऑल दीज फिनोमिना बट अदर मैटर्स टू more or less also have the intense tendency to do and show these all. In the self-organized movement, the earth का self-organized movement है। एक लोहे का टुकड़े का मैग्नेट की तरफ आगे बढ़ना सेल्फ गवर्न मूवमेंट है, एक सेल्फ गवर्न मूवमेंट है। द मूविंग इलेक्ट्रॉन, the moving photon, the moving matter, they all always keep their energy and tense hold at. जब कोई लोहे का टुकड़ा मैग्नेट की तरफ आगे बढ़ता है तो मैग्नेट की तरफ का जो लोहे का टुकड़े का जो सिरा है वो उसका एनर्जी ब्रीदिंग फोर्स है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की तरफ यदि आगे बढ़ता है तो मूविंग मैग्नेट का जो अगला सिरा है वो उसका एनर्जी ब्रीदिंग होल्स है। एंड एनर्जी ब्रीदिंग होल्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट।
In the light of revelation of the above facts and phenomena, the Newton's universal gravitational force, as given by the great scientist Sir Isaac Newton, the formula of gravitational force F equal to capital G into m1 m2 divided by d square, where G is the gravitational constant. m1 m2 are two fixed masses which are separated by distance d. ये उसने एक फार्मूला दिया. The magnitude of the gravitational force acting between any two matters cannot remain fixed, or distance cannot remain fixed or constant in different postures. मैंने इस फार्मूले को गलत साबित किया. मैंने मतलब दिस साइंटिस्ट ने निकाला. न्यूटन ने तो कहा कि यदि दो फिक्स्ड मासेज हैं m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस d है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स F का जो मैग्नीट्यूड है वो भी फिक्स होगा. पर मैंने कहा ना, ये जरूरी नहीं है. हम दो मैटर्स m1 एंड m2, ये उनका जो मास है फिक्स रखें, बीच का डिस्टेंस d वो भी फिक्स रखें. उसके बाद भी हम फोर्स F के मैग्नीट्यूड में चेंज कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अट्रैक्शन को रिपल्सन फोर्स में चेंज कर सकते हैं. और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कोई फोर्स ही ना लगे. कारण क्या है? सपोज एग्जाम्पल है, दो मैग्नेट हैं. दो मैग्नेट को जब आप उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रखिए, उनके मास फिक्स है, यदि उनके बीच उनका अपोजिट पोलरिटीज आमने सामने होगी तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा. और यदि सिमिलर पोलरिटीज आमने सामने होगी तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा. और दूसरी पोजीशन में यदि वो पैरेलल रखे जाए तो उनके बीच में वेरिएशन भी होगा. जितना फोर्स अपोजिट पोलरिटी के आमने सामने में होगा उससे कम लगेगा. डिफरेंट दूसरी पोजीशन में भी, यानी हम उनके केवल पोस्टर पोजीशन को चेंज कर रहे हैं. पोस्टर पोजीशन का चेंज करना मतलब उनके नॉर्थ और साउथ पोलरिटीज हैं उनको चेंज कर रहे हैं. कभी उनको सामने रख रहे हैं, कभी उनको अपोजिट में कर रख रहे हैं, कभी दूसरी पोजीशन. तो विद द चेंज ऑफ द पोस्टर पोजीशन, विद द चेंज ऑफ द एनर्जी एंट्रेंस एनर्जी एग्जिट होल, या पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी या नॉर्थ एंड साउथ, उसमें चेंज हम कर रहे हैं. डिस्टेंस भी वही रख रहे हैं, मासेज में कोई, तो फोर्स F के मैग्नीट्यूड में चेंज की जा सकती है. और यदि दो मैग्नेट के बीच में हम वैक्यूम स्पेस कर दें, उसमें कोई ना एयर हो ना कोई मैटर हो, इट इज टोटली वैक्यूम, तो वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता. एक मैटर्स के इलेक्ट्रॉन दूसरे मैटर तक नहीं पहुंचेगा, तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो ये स्थितियाँ वैक्यूम स्पेस दो मैटर्स के बीच में हो, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना अट्रैक्शन नहीं. और यदि उसमें एनर्जी भी, हवा भी है, तो भी यदि हम उनमें चेंज करेंगे, उनकी जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को केवल रोटेट करेंगे ऑन द सेम प्लेस, डिस्टेंस वही है, पोजीशन वही है, केवल हम रोटेट कर रहे हैं, तो वेरिएशन होगा फोर्स F में. तो न्यूटन का जो फार्मूला दिया हुआ, दैट बिकम्स इररिलेवेंट. शायद न्यूटन को उस समय ये जानकारी नहीं होगी कि दो पदार्थों के बीच में लगने वाला फोर्स क्यों लगता है. उसका कारण यही है कि ऑल मैटर्स, ऑल एग्जिस्टेंस इन द यूनिवर्स, दे ब्रीथ इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन जो है एक कॉमन एनर्जी है सबके लिए. लेकिन वैक्यूम स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन एक मैटर से दूसरे मैटर पे नहीं जा सकता. इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो कोई नहीं लगा. पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में डार्क मैटर है. डार्क मैटर इज डार्क स्पेस, दैट इज वैक्यूम स्पेस. यहाँ की एनर्जी वहाँ नहीं पहुँच सकती, वहाँ की एनर्जी यहाँ नहीं आ सकती. केवल फोटोन के रूप में ही फोटोन आ सकते हैं या मैटर जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता. लेकिन
जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से लगता है, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट्स। यदि इलेक्ट्रॉन का आवागमन नहीं होगा, एक से दूसरे में नहीं जाएंगे, तो कोई न अट्रैक्शन होगा, न रिपल्सन होगा, न कोई फोर्स होगा। व्हाट इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू मैटर्स? तो दो मैटर्स के बीच में अट्रैक्शन का कारण क्या बनता है? अब मैं इसको समझा देता हूँ। दो मैग्नेट आपस में जुड़ते हैं। मैग्नेट का नॉर्थ पोल इलेक्ट्रॉन ब्रीथ करता है और अपने साउथ पोल से उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकता है। दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ब्रीथ करता, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ब्रीथ करने के लिए वो उसके साउथ पोल से जुड़ जाता है। यानी एक ने इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके, दूसरा उन्हीं इलेक्ट्रॉन को जो बाहर फेंके जाते हैं थ्रू साउथ पोल अपने नॉर्थ पोल के द्वारा उनको ब्रीथ करता, उससे जुड़ जाता। तो दूसरे के तो जितने भी मैग्नेट्स हैं थ्रू दियर अपोजिट पोलरिटीज जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है धीरे कम होते 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 होते, ये नहीं कि आप असंख्य मतलब इन्यूमरेबल मैग्नेट को आपस में जोड़ते हैं, वो एनर्जी धीरे कम होते 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 होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और गैस पार्टिकल अपनी जो एनर्जी है वो लूज़ करते जाते हैं। वो करते 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 वो इतनी कम हो जाती है कि वो उसके ब्रीथ करने के लायक नहीं होती। इसलिए कुछ मैग्नेट जुड़ने के बाद में फिर बाकी मैग्नेट नहीं जुड़ेंगे। इसी तरह से यदि एक मैग्नेट में आप आल पिन जो पिन होती है उसे जोड़ते चल जाते चेन बन जाएगी एक से दूसरा, लेकिन कुछ के बाद में फिर बाकी पिन नहीं जुड़ेंगे, 10, 20, 30 पिन आपस में जुड़ते चल जाएंगे उसके बाद, क्योंकि एनर्जी धीरे 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 कम होती जाएगी। इसलिए उस एनर्जी को रिचार्ज करना पड़ता है। इसीलिए रिचार्ज के बाद में इलेक्ट्रॉन जो है फिर एनर्जी ऑर्बिट्स में फिर मूव करते हैं, फिर रिचार्ज होते हैं, फिर दोबारा बढ़ते हैं। तो अर्थ की एनर्जी ऐसी रिचार्ज होती है, हर पदार्थ की एनर्जी ऐसी रिचार्ज, हम एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन, वो चार्ज करते हैं। जब वो एनर्जी अपनी ताकत ख़त्म कर दी है फिर बाहर फेंकते हैं, फिर रिचार्ज होती है, फिर दोबारा एनर्जी ब्रीथ करते हैं। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग ये प्रोसेस बार बार होती रहती है। तो ये खाली जीव जंतुओं में नहीं, हर मैटर्स में एक सर्कुलेशन के बाद में वो फिर दोबारा चार्जिंग के लिए उसकी आवश्यकता हो जाती है। तो एट्रैक्शन का कारण ये बनता है कि एक एनर्जी जो बाहर फेंकती है दूसरा उस एनर्जी को ब्रीथ करता है तो उससे जुड़ जाता है। अच्छा, here below are some examples which show and prove the nature made provisions of energy breathing holes, which are energy entrance and energy exit holes, also known as north pole and south pole points, or positive polarity and negative polarity points respectively, for breathing energy in and out, and occurrence of energy breathing phenomena in all particles, atoms, matters, heavenly bodies, and photons. I have some examples. The cause of attraction between the opposite polarities of magnet is only due to that the electrons breathed out by one magnet from its energy exit hole, that is south pole, are breathed in by another magnet through its energy entrance hole, that is north pole. Electron is the common life energy particle for all magnets, but for other matters also. Electron breathing phenomena is very intense and very prominent in magnet, but it can be observed, it has in other matters also. मैग्नेट में वो ज़्यादा इंटेंस है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इट कैन बी शोन, बट other matters also breathe electron. Electron is the universal energy particle for all.
the phenomena of flow of electrons in electric conductors and flow of heat energy in heat conductor is only due to provision of energy breathing holes and occurrence of energy breathing phenomena in metal conductors and in other atoms. On the same reason, the occurrence of energy blast phenomena in atom and matter only because of energy particles of atom and matters have energy breathing holes and breathe electrons and protons. यदि एनर्जी ब्रीदिंग होल्स ना होते और एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमेना ना होती तो कभी एटम में, मैटर्स में, हेवनली बॉडीज में एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हो सकता था. द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, एटम का बनना. एटम के अंदर जो डिफरेंट न्यूक्लियस पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं वो अपनी नॉर्थ एंड साउथ पोलरिटी पॉइंट्स के कारण ही जुड़ते हैं और एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमेना के कारण जुड़ते हैं. एक एटम के अंदर न्यूक्लियस पार्टिकल जुड़ना इसी एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमेना और इन्हीं एनर्जी ब्रीदिंग होल्स के कारण होता है. एक मैटर के अंदर डिफरेंट एटम्स का जुड़ना इसी एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमेना और एनर्जी ब्रीदिंग होल्स के कारण होता है. एक हेवनली बॉडी के अंदर डिफरेंट एंड वेरियस मैटर्स का आपस में जुड़ना इसी एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमेना और एनर्जी ब्रीदिंग होल्स के कारण होता है. ए फोटोन कैन रिगेन इट्स लॉस्ट एनर्जी एंड वेलोसिटी व्हेन इट इमर्जेस आउट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर एलिमेंट. एक फोटोन जब किसी लिक्विड से, वाटर से या ग्लास से बाहर निकलता तो उसकी एनर्जी लूज़ हो जाती है. लेकिन जैसे ही वो ग्लास से या वाटर से बाहर निकलता तो इसी एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमेना के कारण वो अपनी लॉस्ट एनर्जी को रिगेन कर लेता और फिर उसी वेलोसिटी से आगे मूव करता, ओनली बिकॉज ऑफ एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमेना. A photon can regain its lost energy and velocity when it emerges out from a denser medium to a rarer medium, that is air or vacuum, only because of about two provisions. Photon has also energy breathing hole and breathe free electron. Magnetization of ferrous metal by induction method when kept in the magnetic field of magnet. यदि कोई लोहे का टुकड़ा मैग्नेट के पास में रखा जाए तो वो इसी एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमेना और एनर्जी ब्रीदिंग होल्स के कारण बाय इंडक्शन मेथड मैग्नेटाइज हो जाता है. भले टेम्परेरी हो लेकिन मैग्नेटाइज होता. व्हेन वी सस्पेंड ए मैग्नेट फ्रीली विद ए नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिंग और कॉर्ड इन द ओपन. यदि हम किसी मैग्नेट को बीच में एक नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिंग धागे से लटका दें तो वो एक एक डिप्रेशन एंगल बनाता. ये डिप्रेशन एंगल जो होता वहाँ जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स घूमते हैं उनके उस पर टेंजेंशियली सेट करता. तो टेंजेंशियली सेट करने के लिए मैग्नेट जो है इंक्लाइन हो जाता, एक डिप्रेशन में आता और उसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का उस कर्व सरफेस के ऊपर उस जो कर्व है ऑर्बिट्स का उसको टेंजेंशियली टच करता. तो इसलिए करता क्योंकि उसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो इलेक्ट्रॉन्स को ब्रीथ करता. वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो एक आर्क टाइप का बनता है रेनबो शेप उसमें फ्रीली मूव करते हैं. तो जैसे जैसे उसका कर्वेचर चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेट भी उसका जो डिप्रेशन एंगल है वो भी चेंज होता जाएगा. और एट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ इट बिकम्स वर्टिकल क्योंकि वहाँ से निकलने वाले जो है उनको वो सीधा खड़ा होता है, वर्टिकल पोजिशन में ही ब्रीथ करता. एंड एट अदर पोजिशन कहीं पैरेलल होगा, कहीं इंक्लाइन होगा, कहीं और ज़्यादा इंक्लाइन होगा. इट मेक्स डिफरेंट एंगल. अच्छा,
यूज एंड रोल ऑफ सीमेंट इन सीमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क। सीमेंट जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या करती है, डिफरेंट मेटल्स को जोड़ती है, ब्रिक्स, स्टोन्स, सैंड्स और वो जो है आपके जो लोहा फेल्समेंट सबको एक साथ जोड़ती है। सीमेंट की जो है इट इज़ ए हार्ड स्टोन स्मॉल पार्टिकल, किसी हार्ड स्टोन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत फाइन पार्टिकल, दी आर सीमेंट पार्टिकल। ये सीमेंट पार्टिकल्स जो है जो छिद्र होते हैं ईंट में, बजरी में, लोहे के टुकड़े में, उनमें उनको ब्लॉक कर देती है एनर्जी। वो जैसी एनर्जी ब्रीथ करते हैं वो जाके वहाँ चिपक जाते हैं और वो इतनी मजबूती से चिपकते हैं कि वो फिर वहाँ से जितने भी एनर्जी ब्रीथिंग उसको बंद कर देते हैं, तो ताकि वो केवल एक ही एनर्जी ब्रीथिंग होल से एनर्जी ब्रीथ करता रहे। बाकी जो ब्रीदिंग होल्स होते हैं उनके मेटल्स के वो बंद होते हैं और वो मजबूती से जुड़ जाते हैं। It is the cement particles which are fine particles of hard stone used in building and in other cement construction work, which join together the different construction materials like bricks, stones, sands, stone crystal and powder and the ferrous materials, and all join each other only through their energy breathing holes, and all breathe their energy only through one and common energy. So it is only because of energy breathing holes and energy breathing phenomena. And there are number of such examples to show and prove that every energy particle, atom, matter, heavenly body, photon, that is all existence of the universe breathe energy in and out, and for breathing energy in and out, they all have energy breathing holes. There is not a single phenomena in atoms, matter, heavenly body, photon, which is not caused by energy breathing phenomena. Rather, I would like to say that energy breathing is the only action which takes place in all existence in the universe, and it is the only cause to give rise all phenomena in matters, in atoms, in heavenly body, and the energy breathing force is the only force which acts amongst all matters, and it is this energy breathing force which is the cause behind the action of gravitational force. अर्थ की अधिकांश फिनोमिना जैसे ब्लैक होल्स का बनना, ऑरा फिनोमिना का होना, ब्लैक होल्स का घटना बनना, अर्थक्वेक का आना, अर्थ के आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लेशियर का घटना, वहाँ ड्राईलैंड एरिया का बढ़ना, भारत के उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में वर्णावत पर्वत का टूटना, आंधी तूफान में वृक्षों का गिरना, पृथ्वी की इंटरनल एनर्जी का घटना बढ़ना, पृथ्वी के सभी पैरामीटर्स में चेंजेस का होना का कारण जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पृथ्वी की एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमिना से ही जुड़ा हुआ है। हमारे स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का हमारे स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का कारण हमारी एनर्जी ब्रीदिंग फिनोमिना से ही जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।